हेलो स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करेंगे केमिस्ट्री का एक टॉपिक जिसका नाम है डी ब्लॉक एलिमेंट। सबसे पहले बात करते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट या डी ब्लॉक के तत्व कहते किसे हैं। तो वे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन डी सब सेल में जाता हो उन्हें क्या कहते हैं? डी ब्लॉक के एलिमेंट कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? डी ब्लॉक के एलिमेंट कहते हैं। ये तो डेफिनेशन होगी डी ब्लॉक के एलिमेंट की। सामान्य नॉर्मल डेफिनेशन है वो ये डेफिनेशन है डी ब्लॉक के एलिमेंट की, मतलब वे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन डी सब सेल में जाता हो उन्हें डी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। डी ब्लॉक के तत्वों में 4 सीरीज है, 3D, 4D, 5D, 6D सीरीज। ठीक है, पहले देखेंगे अपन 3D सीरीज के बारे में, फिर 4D सीरीज के बारे में, फिर 5D सीरीज के बारे में, फिर देखेंगे 6D सीरीज के बारे में। स्टार्टिंग करते हैं 3D सीरीज से। 3D सीरीज में स्टार्ट होता है स्कैंडियम से, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। ये 3D सीरीज के एलिमेंट है। याद रखने की ट्रिक इनकी ये है, शक्ति वाले कणों से मैं लोहे को निकलकर जिंदा हूँ। यहाँ से शक्ति वाले कर्मों से मैं लोहे को निकल कर जिंदा हूँ। शक्ति वाले कर्मों से मैं लोहे को निकल कर जिंदा हूँ। ये 3D सीरीज को याद रखने की ट्रिक है। इसके बाद बात करते हैं सबसे पहले जो डी ब्लॉक के एलिमेंट है उनको बोलते हैं संक्रमण तत्व। इन्हें संक्रमण तत्व भी कहा जाता है, जिसको बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट। क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट भी बोलते हैं। तो डी ब्लॉक के तत्व है वो क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं। अब डेफिनेशन की बात करते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट की। वे तत्व जिनका डी कक्षक क्या हो? अपूर्ण हो। वे तत्व जिनका डी कक्षक क्या हो? वे तत्व जिनका डी कक्षक अपूर्ण हो। कैसा हो? अपूर्ण हो, मतलब जिनका डी कक्षक क्या है? पूरा भरा नहीं होना चाहिए, कुछ ना कुछ क्या होना चाहिए? खाली होना चाहिए। तो उनको क्या बोलेंगे अपन? संक्रमण तत्व बोलेंगे। अब संक्रमण तत्व कौन कौन से एलिमेंट संक्रमण तत्व नहीं है? जिंक, सीडी, कैडमियम, Hg, मरकरी, ये जो एलिमेंट है वो संक्रमण तत्व नहीं है। संक्रमण तत्व क्यों नहीं है? क्योंकि जिनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें अपन, इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ही होता है। अगर ये +2 ऑक्सीडेशन शो करें तो फिर भी क्या है? इनके डी में 10 इलेक्ट्रॉन बचते हैं। अपन ने ये पढ़ा है कि संक्रमण तत्व वो होते हैं जिनका डी कक्षक क्या हो? कुछ ना कुछ खाली हो। अब ये क्या है? पूरा भरा हुआ। तो इसका मतलब क्या हो गया? जिंक क्या है? संक्रमण तत्व नहीं है। इसी प्रकार कैडमियम, इसी प्रकार Hg क्या है? संक्रमण तत्व की श्रेणी में नहीं माने जाते। तो इनको बोलते हैं स्यूडो ट्रांजिशन एलिमेंट। इनको क्या बोलते हैं? स्यूडो ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं। इसके बाद बात करते हैं सबसे पहले डी ब्लॉक के एलिमेंट हैं उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं। इसकी बात करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करते हैं। डी ब्लॉक के एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, डी ब्लॉक का एलिमेंट है उनका जो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वो होता है n-1 डी 1 से लेकर 10 तक, n-1 1 से लेकर 10 तक, ns 0 से 2, ns 0 से 2। ठीक, ये इनका डी ब्लॉक एलिमेंट है। इनका क्या हो गया? सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। अब 3D सीरीज के जो एलिमेंट हैं, 3D सीरीज के जो एलिमेंट हैं उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करते हैं। सबसे पहले स्कैंडियम की। स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर 21 कितना होता है? 21। स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर 21। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, अब देखो क्या बोला है? डी ब्लॉक एलिमेंट। इसका मतलब ये हो गया इनका डी अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जाएगा? डी कक्षक में जाएगा। स्कैंडियम की बात करें 18 इलेक्ट्रॉन किसके हो गए?
आर्गन के हो गए 3D और 4s। पहले किस में फिल करने हैं? 4s में फिल करने हैं। लास्ट किस में फिल करने हैं? अपने को D में फिल करने हैं। उसके बाद बात करते हैं स्कैंडियम के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अपने पास इसके 21 इलेक्ट्रॉन हैं। 18 इलेक्ट्रॉन किसके हो गए? आर्गन के हो गए। बचे कितने हैं? 3 इलेक्ट्रॉन बचे हैं। इसमें कितने आएंगे? 2 आएंगे। और इसमें कितने आएगा? 1 आएगा। ठीक है, ये विन्यास हो गया किसका? स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। किसका हो गया? स्कैंडियम। स्कैंडियम की बात करते हैं अपन टाइटेनियम की। एटॉमिक नंबर होता है 22। वही सेम का सम जैसे स्कैंडियम में किया था। आर्गन के 18 इलेक्ट्रॉन हो गए। 18 इलेक्ट्रॉन आर्गन के हो गए 3D4s। 18 को 20 और 2 22। ये किसका हो गया? टाइटेनियम का हो गया। किसका हो गया? टाइटेनियम का हो गया। टाइटेनियम की बात करते हैं वैनेडियम की। 18 इलेक्ट्रॉन किसके? वैनेडियम के। सॉरी, आर्गन के बचे हुए इलेक्ट्रॉन D और S में। पहले S में फिल करेंगे। 18 को 20। अपने पास कितने बचे हैं? 3 बचे हैं। 3 इसमें आ गए। 3 इसमें आ गए। ठीक है, नेक्स्ट वैनेडियम की बात। अगला एलिमेंट आता है अपना क्रोमियम। क्रोमियम क्या है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें, इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास थोड़ा सा क्या होता है? भिन्न होता है अन्य एलिमेंट से। या फिर ऐसे बोल लें कि तो 3D सीरीज है, उनमें जो एलिमेंट है उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से क्या होता है? भिन्न होता है। कैसे? ऐसे हो सकते हैं कि एक्सेप्शन है, अपवाद है। 3D सीरीज के अंदर क्रोमियम है, उसमें क्या है? इन दोनों में देखो फोरस में इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, लेकिन जो क्रोमियम है दोनों के तीनों में देखो फोरस में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2 इलेक्ट्रॉन है। लेकिन जो क्रोमियम है उसके फोरस में 1 आएगा, D में कितने आएगा? 5 आएगा। ये बताएंगे इसका रीजन क्या होता है, ऐसा क्यों होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो गया क्रोमियम का? 3D5 4s1। ये क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। क्रोमियम की बात करते हैं अपन। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज की बात करते हैं, Mn। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करते हैं। आर्गन के कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 18 इलेक्ट्रॉन हो गए। फोरस के अंदर अपने को पता है क्रोमियम और कॉपर को छोड़ के जितने भी एलिमेंट हैं 3D सीरीज के, फोरस में 2 आएंगे। 2 फिल कर दिए। बच्चे इलेक्ट्रॉन किसमें भरेंगे? D में भरेंगे। मैग्नीज एटॉमिक नंबर कितना होता है इसका? मैग्नीज का 25। कितना होता है? 25 हो गया इसका एटॉमिक नंबर। 18 के बाद 2 इलेक्ट्रॉन इसमें फिल कर दिए। कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 18 के बाद 2 इलेक्ट्रॉन इसमें फिल कर दिए। कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 20 इलेक्ट्रॉन हो गए। अपने पास इलेक्ट्रॉन कितने बचे हैं? 5 इलेक्ट्रॉन बचे हैं। 5 इलेक्ट्रॉन इसमें फिल कर दिए अपन ने, D में फिल कर दिए। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया? 3D5 4s2। क्या हो गया? 3D5 4s2 हो गया इसका। आगे नेक्स्ट स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन। ठीक है, 26। इसकी बात करते हैं Ar। 18 इलेक्ट्रॉन आर्गन की, 3D और 4s। अपने को पता है क्रोमियम और कॉपर को छोड़ के सबके फोरस में कितने आएंगे? 2 आएंगे। ठीक है, ये 2 फिल होने के बाद D में इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं। 18 को 20, ये कितने में आता है? 26 पे 6 इलेक्ट्रॉन इसमें D में आ जाएंगे। इसमें आ जाएंगे, D में आ जाएंगे। ये किसका हो गया? Fe तक हो गया। Fe के बाद अपन बात करते हैं नेक्स्ट जो एलिमेंट है उसकी। अगला एलिमेंट है अपना कोबाल्ट। Fe के बाद कोबाल्ट 27। ठीक है, इसका परमाणु क्रमांक कितना हो गया? 27। कोबाल्ट का परमाणु क्रमांक 27। 18 इलेक्ट्रॉन किसके हो गए? आर्गन के हो गए। अपने को पता है 3D और किस में जाएंगे? फोरस में जाएंगे। ठीक है, फोरस में कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, नेक्स्ट 18 2 20 इलेक्ट्रॉन कितने बच गए? 7। यहाँ पे फिल कर दिए। ये किसका हो गया? कोबाल्ट। कोबाल्ट के बाद निकल, कॉपर, जिंक। Ar एटॉमिक नंबर इसका 28। Ar आर्गन के 18 इलेक्ट्रॉन हो गए। इलेक्ट्रॉन कितने बचे हैं अपने पास? देखो फोरस के अंदर 2, 18 2 20, इसमें कितने आएंगे? 8। कितने आएंगे इसमें? 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे।
अब बात करते हैं किसकी, कॉपर की। वही क्रोमियम और कॉपर मैंने क्या बताया था, एक्सेप्शन है, अपवाद है। कितने इलेक्ट्रॉन, आर्गन के 18 इलेक्ट्रॉन, 3d और 4s। इसके 4s में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 1 आएंगे। कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। बचे हुए इलेक्ट्रॉन किसमें आएंगे, एटॉमिक नंबर 29। बचे हुए इलेक्ट्रॉन किसमें आएंगे, डी में आएंगे। डी में कितने इलेक्ट्रॉन बचे हैं, 18। ये कितने हो गए, 19। 19 से 10 कितने हो गए, 29 हो गए, ठीक है। लास्ट एटॉमिक नंबर 30, आर्गन 18 इलेक्ट्रॉन इसकी, 3d और 4s, 4s में 2, 3d में 10। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया ये सबका इनका, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अपने को आएगा तभी अपन क्या है आगे वाले टॉपिक कर पाएंगे। जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है 3d सीरीज की, तो इसी से निकालेंगे अपन, ठीक है। ये तो हो गया अपना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब देखो कॉपर और जो क्रोमियम है उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अन्य जो एलिमेंट है उनसे भिन्न कैसे है, उनसे अलग कैसे है, तो क्या बताया, कॉपर और क्रोमियम के लिए। किसके लिए, कॉपर और क्रोमियम के लिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भिन्न कैसे है, अलग कैसे है, इसकी बात करते हैं कॉपर और क्रोमियम के लिए। क्रोमियम, कॉपर, ठीक है। क्या बताया था इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, नॉर्मली 3d सीरीज में अगर किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछते हैं तो कॉपर की क्रोमियम का पूछते हैं। आर्गन 18 इलेक्ट्रॉन आर्गन, इसका क्या बताया था 3d5 4s। इसका क्या बताया था 3d10 4s 1। इसके 4s में कितने, दोनों के 4s में कितनी है, 1 इलेक्ट्रॉन है। इसके रीजन क्या है, 2 रीजन है। पहला रीजन कि अभी देखो d ऑर्बिटल है अपने पास 1 2 3 4, 5 हो गए, d में 5 ऑर्बिटल होते हैं। ऐसे इसकी ऐसे 1 2 3 4, इसका 3d5, इसका 3d10। ये कैसा हो गया 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। इसका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब देखो ये तो कैसा विन्यास हो गया, हाफ फील्ड। इसको बोलते हैं अपन अर्धपरित विन्यास। क्या बोलते हैं, अर्धपरित विन्यास। कैसा विन्यास हो गया, हाफ फील्ड विन्यास हो गया, ठीक है। ये कैसा हो गया, फुल फील्ड। कैसा हो गया, फुल फील्ड हो गया, ठीक है। ये हाफ फील्ड है, ये कैसा है, फुल फील्ड विन्यास है। या फिर अपन बोल सकते हैं ये हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ये कैसा है, फुल फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। ये अर्धपरित विन्यास है, ये कैसा है, पूर्णपरित विन्यास है। अब ये अर्धपरित व पूर्णपरित विन्यास अपन ने पढ़ा है कि अर्धपरित और पूर्णपरित विन्यास अन्य विन्यास की तुलना में क्या होता है, अधिक स्थायी होता है। अन्य विन्यास की तुलना में क्या होता है, अधिक स्थायी होता है। तो जो इसका फोरस दूसरा इलेक्ट्रॉन है वो फोरस में रह के कहाँ आता है, डी में आता है। ऐसे इसमें इसका जो दूसरा इलेक्ट्रॉन है कहाँ ना आके, एस में ना आके डी में आता है। क्यों, क्योंकि ये अर्धपरित और पूर्णपरित विन्यास क्या है, अन्य विन्यास की तुलना में क्या होते हैं, मोर स्टेबल होते हैं, अधिक स्थायी होते हैं। ऐसा विन्यास प्राप्त करने के लिए ये क्या करते हैं, फोरस में 1 रखते हैं और डी में कितने रखते हैं, एक तो 5, दूसरे में 10 इलेक्ट्रॉन रखते हैं। ये तो हो गया पहला रीजन। पहला रीजन क्या बताया है, पहला रीजन ये बताया है कि 3d5 और 3d10 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इनका ऐसा क्यों होता है, क्योंकि 3d5 और 3d10 विन्यास क्या है, अर्धपरित है। ये कैसा है, पूर्णपरित विन्यास है। अपने को पता है अर्धपरित व पूर्णपरित विन्यास अन्य विन्यास की तुलना में क्या होता है, अधिक स्थायी होता है। क्या होता है, अधिक स्थायी होता है। अधिक स्थायी स्टेबिलिटी हो गया। सेकंड रीजन है इसका जो n-d उपकोष है या फिर n-d सबसेल है और ns जो सबसेल है, इनके बीच में जो एनर्जी डिफरेंस है, ऊर्जा अंतर क्या होता है, बिल्कुल कम होता है। क्या होता है, बिल्कुल कम होता है, ठीक है। 2 रीजन है इसके लिए, एक तो क्या है स्टेबिलिटी का, दूसरा क्या है एनर्जी गैप का, ठीक है। ये अधिक स्थायी होते हैं, अधिक स्थायी। ये देखो d5 और d10 विन्यास अधिक स्थायी होते हैं, इसके भी रीजन है। ये विन्यास के अधिक स्थायी होने की रीजन है। देखो
एनर्जी का रीजन है, एक तो क्या है, इसके दो रीजन है, पहला रीजन दूसरा रीजन। दो रीजन क्या है, एक तो क्या है सिमेट्री का, सममिति का, ऑर्बिटल है उसकी किसको की जो सममिति है उसका है। दूसरा रीजन क्या है इसका, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन का, किसका है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन का, या फिर जो इलेक्ट्रॉन है उनके ट्रांजिशन का। ये दो रीजन है इसके, मतलब ये ज्यादा सही होते हैं, ये अपन 11th क्लास में पढ़ चुके हैं ये बातें। आगे नेक्स्ट अपन बात करते हैं इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बाद अपन बात करते हैं जो 3D सीरीज है, क्या है, जो 3D सीरीज है, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। इनकी बात करते हैं नंबर 1, इनकी जो प्रॉपर्टी है वो देखते हैं। नंबर 1 है एटॉमिक साइज, परमाणु आकार की बात करते हैं। पहले किसकी बात करते हैं, परमाणु आकार की बात करते हैं। परमाणु आकार में क्या है, देखो नॉर्मल अपना व्यू क्या है एटॉमिक साइज के बारे में, ये तो क्या हो गया ऊपर से नीचे, ये हो गया लेफ्ट टू राइट, टॉप टू बॉटम, लेफ्ट टू राइट। पीरियोडिक टेबल में जब लेफ्ट टू राइट चलते हैं तो अपने को पता है जो एटॉमिक साइज है वो क्या होता है, डिक्रीज होता है। क्या होता है, डिक्रीज, कम होता है। क्यों, क्योंकि जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है, क्या है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। लेफ्ट टू राइट की रीजन है। टॉप टू बॉटम बात करें अपन, अप टू डाउन बात करें, अप टू डाउन में क्या है कि जो एटॉमिक साइज है वो क्या होता है, इंक्रीज होता है। इंक्रीज होने का रीजन क्या है, नंबर ऑफ सेल, नंबर ऑफ सेल किसकी बात करते हैं, नंबर ऑफ सेल क्या हो जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं। इसलिए क्या है, टॉप टू बॉटम चलते हैं पीरियोडिक टेबल में तो जो एटॉमिक साइज है वो क्या होता है, इंक्रीज होता है। क्या होता है, इंक्रीज होता है। ठीक है, ये तो नॉर्मल व्यू है अपना, पर अपने को बात किसकी करनी है, 3D सीरीज की बात करनी है। किसकी बात करनी है, 3D सीरीज की बात करनी है। 3D सीरीज में एटॉमिक साइज कैसे बढ़ता है, कैसे घटता है, या क्या होता है, ये देखते हैं। देखो 3D सीरीज में स्कैंडियम से लेकर मैग्नीज तक पहले तो आकार क्या होता है, घटता है, फिर Fe से लेकर Ni तक लगभग समान रहता है, लास्ट में बढ़ने लगता है। क्या बताया, पहले तो आकार क्या होता है, डिक्रीज होता है, फिर लगभग बराबर हो जाता है, इसके बाद क्या होता है, इंक्रीज होने लगता है, बढ़ने लगता है। ठीक है, या फिर अपन ऐसे बोल सकते हैं कि जो 3D सीरीज है उसमें एटॉमिक साइज की बात करें तो उसमें दो फैक्टर वर्क करते हैं। पहला फैक्टर कौन सा है, ENC, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, हिंदी में बोलते हैं इसको प्रभावी नाभिकीय आवेश। क्या बोलते हैं इनको हिंदी में, प्रभावी नाभिकीय आवेश बोलते हैं। प्रभावी नाभिकीय आवेश पहला फैक्टर ये हो गया। सेकंड जो फैक्टर है इसका है SE, शिल्डिंग इफेक्ट, या फिर इसको बोलते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट, हिंदी में बोलते हैं परिवर्तन प्रभाव। ये तो नाम से पता चल रहा है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, प्रभावी नाभिकीय आवेश। ये तो क्या है, अट्रैक्शन है, आकर्षण है, और ये क्या है, रिपल्सन है, प्रतिकर्षण है। क्या है, प्रतिकर्षण है। अब ये दोनों फैक्टर कैसे वर्क करते हैं, जब स्कैंडियम से मैग्नीज तक बात करते हैं अपन तो जो ENC है वो डोमिनेट हो जाता है।
Anc है वो क्या है, डोमिनेट हो जाता है, या फिर इसको बोल सकते हैं ये फैक्टर डोमिनेट करता है इसको। इसका मतलब ये हो गया कि सबसे पहले स्कैंडियम से मैग्नीज की तक बात करें तो साइज क्या होगा, डिक्रीज होगा, क्योंकि प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ जाता है। पहला वर्ड ये हो गया। उसके बाद Fe से लेकर Ni तक, Fe से लेकर Ni तक जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है लगभग बराबर हो जाता है इसके शिल्डिंग इफेक्ट के, Se, किसके Se, शिल्डिंग इफेक्ट के, परीक्षण प्रभाव के बराबर हो जाता है। कॉपर से जिंक EnC इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है किससे, शिल्डिंग इफेक्ट से। तो शिल्डिंग इफेक्ट से क्या होगा, कम होगा, तो इसका मतलब साइज क्या होगा, डिक्रीज। कैसे, देखो न्यूक्लियस है, ये सेल्स है, सब सेल N-1, ये NS, इलेक्ट्रॉन यहाँ है, क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन यहाँ न्यूक्लियस के पास आएगा, लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास आएगा तो आपस में क्या होगा, रिपेल करेगा, प्रतिकर्षण करेगा, इसको क्या बोलते हैं, शिल्डिंग इफेक्ट बोलते हैं, परिरक्षण प्रभाव बोलते हैं। ये जो परिरक्षण प्रभाव है वो क्या है, ज़्यादा हो जाता है, इसलिए क्या है, कॉपर से जिंक की ओर चलते हैं तो साइज क्या होता है, इंक्रीज होता है। 3D सीरीज में तो याद रखने की बात यह है कि पहले साइज कम होता है, फिर लगभग बराबर होता है, फिर साइज बढ़ने लगता है, फिर साइज क्या होने लगता है, बढ़ने लगता है। ठीक है, ये तो हो गया, किसकी बात हो गई, साइज की बात हो गई, आकार की बात हो गई, 3D सीरीज में आकार की बात हो गई। उसके बाद बात करते हैं अपन आयोनाइजेशन एनर्जी। दूसरी प्रॉपर्टी है कि आयोनाइजेशन एनर्जी, जिसको बोलते हैं नंबर 2 है आयोनाइजेशन एनर्जी या फिर आयोनाइजेशन एंथैल्पी। आयोनाइजेशन एंथैल्पी या फिर आयन एंथैल्पी, पहले हम बोलते हैं इसको बाह्यतम सेल में से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितनी एनर्जी रिक्वायर होती है, जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उसे क्या बोलते हैं, आयन एंथैल्पी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आयन एंथैल्पी बोलते हैं। आयन एंथैल्पी के लिए व्यू कैसा है, एक देखो, जो आयन एंथैल्पी है, जो आयन एंथैल्पी है, आयन एंथैल्पी है वो क्या है, जो एटॉमिक साइज है, नॉर्मली भी है, सामान्यतः अपन ऐसे बोल सकते हैं आयन एंथैल्पी एक्सेप्शन को छोड़ के नॉर्मली ये बोल सकते हैं कि जो आयन एंथैल्पी है एटॉमिक साइज की क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। जैसे आयन एंथैल्पी, जैसे आयन एंथैल्पी नहीं, जैसे एटॉमिक साइज बढ़ेगा तो आयन एंथैल्पी कम होगी, ये घटेगा तो ये ज्यादा होगा। नॉर्मली भी ये कहता है लेफ्ट टू राइट चलने पर आयन एंथैल्पी इंक्रीज होती है, अप टू डाउन डिक्रीज होती है। क्या होती है, डिक्रीज। अगर एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, अगर एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं तो वो तो होगी फर्स्ट आयनाइजेशन। दो इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, सेकंड वाला इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, वो कौन सी होगी, सेकंड आयनाइजेशन। ठीक है, तो नॉर्मली क्या है 3D सीरीज में स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। लेफ्ट टू राइट चलते हैं, लेफ्ट टू राइट चलते हैं तो क्या है कि जो आयन एंथैल्पी है वो क्या होती है, इंक्रीज होती है, बढ़ती है। क्या होती है, बढ़ती है। क्यों, अपने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में पढ़ा है कि इनके जो लगभग किसको, क्रोमियम और कॉपर को छोड़ के 3D सीरीज है उनमें सब में कोरस में इलेक्ट्रॉन कितने जाते हैं, 2 जाते हैं, 2 जाते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, सब में क्या है 2 है, तो इस साइड क्या होगी, इंक्रीज होगी, पहले वाले इलेक्ट्रॉन सब में आसानी से निकल जाएगा। ऐसे ही क्रोमियम में भी एक इलेक्ट्रॉन देखो 3D5 4s1, कॉपर में 3D10 4s1, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है, पहला इलेक्ट्रॉन तो आसानी से निकल जाएगा। तो जो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी है किसकी, जिंक की ज्यादा होगी, किसकी ज्यादा होगी, जिंक की ज्यादा होगी। लेकिन जब बात करते हैं जिसकी सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात करते हैं,
एंथैल्पी की बात करते हैं तो वो क्या है, देखो सेकंड की बात करें, क्रोमियम और कॉपर में से क्या हुआ, एक ही इलेक्ट्रॉन निकल गया, एक ही इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद इनके पास विन्यास बचा है ओनली, इसके पास 3d5, इसके पास 3d10। अपने को पता है ये विन्यास क्या है, अन्य विन्यास की तुलना में अधिक सही होता है, या फिर ये क्या है, स्टेबल विन्यास है, स्थायी विन्यास है, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो बोल सकते हैं कि जो क्रोमियम और कॉपर है उसकी सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी का मान क्या होता है, उच्च होता है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक्स।